तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया लेक्चर के अंदर कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई और हमें ये देखना था कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो कैसे होती है। इसके 3 तरीके हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या डिसरप्टिव। तो डिसरप्टिव ये होती है कि डीएनए टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुछ नए टुकड़े हों और कुछ नए पुराने टुकड़े हों और वो आपस में असेंबल होकर नए बनने वाले सेल्स को मुंतकिल हो जाए। जो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का फिनोमिनन था वो ये था कि क्या पूरे का पूरा पेरेंटल डीएनए जो है वो एक सेल में चला जाता है और दूसरे सेल को पूरे का पूरा नया डीएनए जो सिंथेसाइज है वो बनता है और मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था। और सेमी कंजर्वेटिव जो है उसका आइडिया हमें बाद में तजर्बा से पता चला कि जिसमें हमने ये देखा कि डीएनए खुलता है, अनजिप हो जाता है, दरमियान में से इसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और हर स्टैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाता है। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि हर स्टैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ एडिनिन के साथ नया थाइमिन लगेगी और यहाँ थाइमिन के साथ एडिनिन लगेगी। इस तरह 2 अलग स्ट्रैंड जो है वो बनेंगे। ये पूरे का पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो नीचे से लेकर ऊपर तक खुलता चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि अनजिपिंग ऑफ डीएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो लगती चली जाएंगी, न्यूक्लियोटाइड लगते चले जाएंगे। इस तरह हमने इस तरफ 2 स्ट्रैंड मिल जाएंगे और हमने इस तरफ 2 स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। अब मील्सन और स्टॉल इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे 3 हाइपोथेसिस में से जज करने के लिए कि सही बात क्या है। मैथ्यू मील्सन इनका पूरा नाम था और इनके साथी थे फ्रैंकलिन स्टॉल। कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने 1958 में बैक्टीरिया के ऊपर काम किया और बैक्टीरिया को ग्रो कराया नाइट्रोजन के आइसोटोप पर। यूँ तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो नॉर्मल एलिमेंट है कुदरती तौर पर पाया जाता है उसका नंबर 14 होता है, लेकिन ये आइसोटोप इसलिए है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर फ़र्क है और ये 15 है। उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम में जहाँ पर उन्होंने नाइट्रोजन को ग्रोथ मीडियम ने इनकॉर्पोरेट किया और ये आइसोटोप था। तो अब जहाँ पर भी ये नाइट्रोजन जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये जाके हमें बता सकेगा इसकी प्रेजेंस, जिसकी वजह से हम देख सकेंगे कि ये किस हिस्से में जाकर इस्तेमाल हुआ है। और इससे हम बता सकते हैं कि जो बैक्टीरिया जब डिवाइड करते हैं और रीडिवाइड करते हैं तो इनमें डीएनए की रेप्लिकेशन किस फिनोमिनन से होती है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या डिसरप्टिव। तो मील्सन और स्टॉल ने क्या किया कि बैक्टीरियम को पहले N15 में कई जनरेशन्स तक ग्रो कराया, फिर जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने तेज़ी से रिप्रोड्यूस किया। आपको पता ही है कि हर 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और डिवाइड कर सकते हैं अगर इनको तमाम जो इंपॉर्टेंट मटीरियल्स इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं वो दे दिए जाएँ। तो बैक्टीरिया जो है इनको ग्रो कराने के बाद उन्होंने बैक्टीरिया को several generations DNA of these bacteria were denser than that of bacteria grown in the medium containing lighter isotope of nitrogen N14। तो ये जो बैक्टीरिया जिनको N15 में ग्रो कराया गया था इनका जो डीएनए था वो ज़्यादा डेंस था, मुर्तकिज़ था। और वो बैक्टीरिया जिनको N14 आइसोटोप की कल्चर मीडिया में ग्रो कराया गया था, N14 तो उनका जो था डीएनए वो कम कसीफ था, कम डेंस था। मील्सन और स्टॉल ने बैक्टीरिया जो है उनको ट्रांसफ़र किया N15 से N14 के दरमियान और फिर कई वक्फों के बाद बार बार देखना ऑब्ज़र्व किया कि अब जो डीएनए हासिल होता है क्या वो N15 जितना मुर्तकिज़ है या क्या वो N14 जितना मुर्तकिज़ है। तो मालूम हुआ कि जो चेंज करने के बाद, मीडियम चेंज करने के बाद जो बैक्टीरिया हासिल हुए उनका जो डीएनए था वो दोनों के दरमियान था। असल में इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डीएनए को डाला जाता है और सीजियम क्लोराइड एक केमिकल होता है जिसमें इस जो डीएनए मटेरियल का सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन वो मशीन होती है जो 1 ही मिनट के अंदर हज़ारों की तादाद में एक मटेरियल को टेस्ट ट्यूब के अंदर घुमा देती है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। ये पूरा एक लॉ है जो आप इंशाल्लाह अगली आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से एक जो चीज़ जिसको आपने सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं उसके मुर्तकिज़ होने का और उसके बैठने का अमल जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपको मुख्तलिफ लेवल पर सेल के ऑर्गेनेल, सेल के डीएनए, सेल की प्रोटीन्स हासिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड जो था वो एक ग्रेडियंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ट्यूब के सबसे ऊपर N15 का बैंड आया, ट्यूब के सबसे नीचे N14 का बैंड आया। तो वो बैक्टीरियम जो N15 में ग्रो कराने के बाद N14 में ग्रो कराए गए थे, उन्होंने जो डीएनए बनाया वो ना ही मुकम्मल तौर पर N15 वाला था और ना ही वो मुकम्मल तौर पर N14 वाला था, बल्कि दोनों के
था, जिसे हम हाइब्रिड बैंड कह रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके जो दो सिंथेसाइज हुए हैं स्ट्रैंड डीएनए के, उसमें एक जगह ऐसी नाइट्रोजन लगी जिसमें नाइट्रोजन 15 थी और दूसरे स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 14 वाली लगी थी। यही वजह है कि हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन में N15 सबसे ज़्यादा टॉप पर पीक आई है, उसके बाद उससे पीछे की तरफ आई है, और नीचे जहाँ N14 है यहाँ पर आपको एक फ़र्क पीक नज़र आ रही है और ये सबसे नीचे की तरफ है। तो लाइटर सबसे ज़्यादा हैवियर और इंटरमीडिएट हाइब्रिड बैंड से पता चल गया कि रेप्लिकेशन करने के लिए पेरेंट का एक स्ट्रैंड जाता है अलग हो जाता है और एक नया बनता है, तो इस तरह नए सेल्स में वो मुंतकिल हो जाते हैं। So, however, after the bacteria completing their first round of DNA replication in the N14 medium, the density of their DNA has decreased to a value intermediate between N14 and N15। जैसे मैंने आपको कहा कि जब N15 में ग्रो कराने के बाद इन्हीं बैक्टीरिया को N14 में ग्रो कराया गया, तो इनसे जो DNA पैदा हुआ ना तो वो मुकम्मल तौर पर N15 जैसा था इस तरह, और ना ही वो मुकम्मल तौर पर N14 जैसा था इस तरह, बल्कि वो दोनों के दरमियान में था। तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है उसमें पेरेंट का जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, एक जो है वो कंजर्व्ड रहता है और एक जो है उसके सामने नया बनता है। तो इस तरह से तजर्बात के ज़रिए जो सेमी कंजर्वेटिव मैनर है रेप्लिकेशन का वो साबित हो गया। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, ये डायग्राम भी इसी सारे तजर्बे की एक्सप्लेनेशन है। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पेट्री प्लेट्स दिखाई गई हैं। पेट्री प्लेट्स में आपको बैक्टीरिया ग्रो करके दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं N15 नाइट्रोजन जो है वो मीडिया में डाली गई है, बैक्टीरिया को इसमें ग्रो कराया गया है। उसके बाद इनको मुख्तलिफ स्टेजेस पर N14 में ग्रो कराया गया है। तो हर सैंपल को मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ ऑब्ज़र्व किया गया है। पहले सैंपल को 0 मिनट के बाद ही, दूसरे को 20 मिनट के बाद और तीसरे को 40 मिनट के बाद। कई वक्फ़ों के बाद जो है इनका जो बैक्टीरिया का डीएनए उसको आइसोलेट किया गया, उसको सीजियम क्लोराइड के अंदर हल किया गया और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा गया, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालने के बाद आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो जिसके बैक्टीरिया को हमने कोई भी चीज़ नहीं दी और वैसे का वैसे ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं लेबल्ड पेरेंट डीएनए बोथ स्ट्रैंड्स हैवी, यानी जिसमें दोनों ही नाइट्रोजन जो है वो 15 वाली हैं, तो ये सबसे नीचे है। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि ये वो जनरेशन है नंबर 4 पर जिसमें दोनों ही नाइट्रोजन जो कि डीएनए के स्ट्रैंड में लगी हुई है वो 14 है, इसलिए इसका डीएनए कम मुर्तकिज़ और ऊपर आया हुआ है। अब जो दरमियान में आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वाला है, ना ये 15 जैसा है ना ये 14 जैसा, दोनों के दरमियान है। तो इसलिए हम ये बात प्रूव करते हैं कि जो कंजर्वेशन है वो सेमी कंजर्वेशन है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव फिनोमेनॉन, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मील्सन एंड स्टॉल। तो इसके ऊपर अगर आपको सवाल आ जाएगा तो आपको ये डायग्राम्स जो हैं ये ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और जब भी किसी डायग्राम के नीचे कोई एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो उसको भी आपको अपने सवाल में उसको ऐड अप करना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब रेप्लिकेशन एक्चुअली होती क्या है, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको इसमें एक एक बात जो है वो बताऊँगी कि कैसे डीएनए अपनी नई कॉपी सिंथेसाइज करता है। पहले हमने देखा है कि उसका मेथड ऑफ रेप्लिकेशन क्या था। 3 हमारे पास कैटेगरीज थी, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिसरप्टिव। उसमें से हमने साबित कर दिया कि सेमी कंजर्वेटिव है। अब हमने ये देखना है कि सेमी कंजर्वेटिव फिनोमेनन होता तो है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या हैं।